नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। लगातार हम जान रहे हैं कि किस सीट पर किसका है दम, मुकाबले में कौन मार रहा है बाजी और किसके वादों पर जनता करती हुई दिख रही है भरोसा। इसके साथ ही उन विधानसभा सीटों के समीकरण क्या कहते हैं, रिकॉर्ड क्या कहते हैं, इतिहास क्या कहता है। तो लगातार अब सेकेंड फेज में जो सीटें चुनावी मैदान में हैं उन पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। आज कोयलांचल और संताल की कुछ सीटों को हम उठाएंगे और उन सीटों के मिजाज को जानने की कोशिश करेंगे। तो कोयलांचल की जो सबसे अहम सीट है या हॉट सीट है कह सकते हैं, वो धनवार की सीट है। धनवार की सीट इसलिए हॉट सीट है क्योंकि यहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में हैं। तो सीपीआई-एमएल के राजकुमार यादव यहां पर ताल ठोक रहे हैं। साथ ही यहां पर जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी भी है, यानी कि इंडिया अलायंस का यहां फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगा। इन सब के बीच में फायदा किसे होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार रूठे और बागियों को मनाने की कवायद हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं और यहां जो बाबूलाल मरांडी के लिए खतरा हो सकते थे उन्हें मना लिया गया है। निरंजन राय ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब यहां पर मुकाबला कितना दिलचस्प बनता है, इसे जानने के लिए हम रुख करेंगे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन का। रंजन जी, जो भी अभी राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उन सब के बीच इस सीट का इतिहास कितना दिलचस्प रहा है और जो अब फाइट फ्रेंडली फाइट नजर आ रही है इंडी गठबंधन में, वो किसे और कितना डैमेज कर सकती है? देखिए, अगर हम इस सीट की बात करें तो ये सीट अलग अलग प्रतिनिधि चुनता रहा है, अलग अलग दलों को मौका देता रहा है। अगर आप 1985 से देखें तो बीजेपी इस सीट पर 3 बार जीतने में सफल रही है। कांग्रेस को भी 1 बार मौका मिला है और जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी पहले जेवीएमपी, उसने 2 बार यहाँ से जीत हासिल की है। माले भी 1 बार यहाँ से जीतने में सफल रहा है और जनता दल को भी ये सीट 1 बार मिली है। तो ये स्थिति है 1985 से। लेकिन अगर हम इस बार के चुनाव पर आए जहां कि ये उन चंद सीटों में है जहां इंडिया गठबंधन जो है वो दरक गया है, तो ये भी एक सीट है जहां माले से राजकुमार यादव प्रत्याशी हैं। तो जेएमएम ने उसके बाद निजामुद्दीन अंसारी को जो है चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि निजामुद्दीन अंसारी भी एक समय बाबूलाल मरांडी के साथी थे और 2009 में उन्हीं के टिकट पर, मतलब कि जेवीएमपी के टिकट पर वो धनवार से चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन जो पिछला चुनाव हुआ था 2019 में, तब बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने माले के राजकुमार यादव को पराजित करते हुए इस सीट पर कब्जा जमाया। बीजेपी जो है पीछे छूट गई थी 18.33% वोट के साथ, जबकि राजकुमार यादव को 16.99% वोट आए थे। तो अब उसके बाद जो घटनाक्रम आगे बढ़ती है तो बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और जब चुनाव आता है तो फिर अपनी जो सीट है आपको धनवार की, उसी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं। जब वो चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं उस वक्त उनके लिए एक अच्छी खबर ये आई कि माले और जेएमएम दोनों के प्रत्याशी यहां पर होंगे। तो उनके लिए खुशी की बात थी, लेकिन ये खुशी उस समय जो है थोड़ी चिंता में बदल गई जब निरंजन राय ने बागी होकर ताल ठोक दी और निरंजन राय एक मजबूत कैंडिडेट थे, उनको मनाने की कोशिशें की जा रही थी। तब भी निशिकांत दुबे उन्हें मनाने के लिए उनके घर आए थे, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन अंततः आज बीजेपी को सफलता मिल गई और यह सफलता एक बार फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही दिलाई। वो पहुंचे निरंजन राय के पास, उनसे मुलाकात की, बात बनी। उसके बाद अमित शाह की धनवार में सभा हुई और उस सभा में निरंजन राय आए और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। तो इस तरह से जो एक चिंता बन रहे थे निरंजन राय, वो अब जो है बाबूलाल मरांडी को नहीं रह गई। और अब अगर आप देखिए तो ये चुनाव जो है थोड़ा थोड़ा बाबूलाल मरांडी की तरफ अब झुका दिखाई देने लगा है, जो कि बिल्कुल बराबरी पर चल रहा था, कांटे का चल रहा था। और इसकी वजह यह है कि यहां पर
माले और जेएमएम दोनों के प्रत्याशी हैं। देखिए, बीजेपी ने अपने बागी को मना लिया, बातचीत का रास्ता बंद नहीं रखा, उसे खुला रखा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इंडिया ब्लॉक की बात कीजिए तो दो दलों के बीच बातचीत होकर कोई एक संयुक्त प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो सकी और अभी भी दोनों मैदान में लगता हैं। है इस फ्रेंडली फाइट का खामियाजा होगा इस सीट पर। जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि देखिए बाबूलाल मरांडी का सीधा गणित है। आम तौर पर धनवार में जो है मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुआ करते हैं, ट्रायंगुलर फाइट भी होती हैं। तो अगर आप पिछली बार की बात देखिए तो बाबूलाल मरांडी को 27.58 मतलब कि 27.5% वोट मिले थे और बीजेपी को लगभग 18.5%। राजकुमार यादव 17% के आसपास वोट लाने में कामयाब हुए थे और एआईएमआईएम के प्रत्याशी को भी 8% जो है वो वोट मिला था। अब इस बार एआईएमआईएम का प्रत्याशी नहीं था तो काम आसान हो जाता और भी, लेकिन चूंकि यहां पर मुस्लिम और यादव वोटर्स की संख्या अच्छी है, मुस्लिम लगभग 24.5% हैं, 24.4%, और इसके अलावा यादव भी 10% के आसपास हैं। तो अगर ये एक ब्लॉक जो बनता है MY का, अगर ये यहां पर बना लिया जाता तो मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी के लिए परेशानी बढ़ सकती थी, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 34-35% वोट हो जाते हैं। लेकिन अब चूंकि राजकुमार यादव माले के टिकट पर लड़ रहे हैं तो उन्हें यादव वोटों का सहारा होगा, प्लस जो उनके कैडर वोट होंगे माले के वो मिलने की बात है। और निजामुद्दीन अंसारी जो है वो सोच रहे होंगे कि जो मुस्लिम वोट हैं और जो ट्राइबल वोट हैं वो उनके पास आएगा, लेकिन यहां पर ट्राइबल वोट सिर्फ 6% के आसपास ही है। और अगर आप मुस्लिम वोटों की बात करें तो वही 24.5%। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा बनता हुआ नहीं दिखता है। और प्लस अगर राजकुमार यादव ने मुस्लिम वोटों में कुछ सेंधमारी कर ली तो परेशानी और बढ़ जाएगी, और वैसी परिस्थिति में आप देखिएगा कि जीत का मार्जिन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वोट विरोधी खेमे वाले वोट वो दो जगह बंटते हुए आपको दिखाई देंगे। यहां पर वैसे जेएलकेएम ने भी प्रत्याशी दिया है राजदेश रतन। अब वो कितना असर डाल पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहां पर अगर आप मेहता चौधरी वोटर्स को भी जोड़ लें तो वो लगभग 9-10% के आसपास आते हैं, उनकी संख्या अच्छी है। तो अब क्या है कि अगर राजदेश रतन बहुत अच्छे से चुनाव नहीं लड़ते तो वो वोट भी आपको बीजेपी की तरफ खिसकेगा। इसके अलावा आप देखें तो जो भूमिहार वोट है वो यहाँ पर अच्छी संख्या में है, 5.5-6%। उसका फायदा अब बाबूलाल मरांडी को हो सकता है। जो वैश्य वर्ग हैं, जो राजपूत हैं, तो यहाँ पर ब्राह्मण हैं 4-5%। तो बाबूलाल मरांडी का समीकरण अब मजबूत दिखने लगा है। अब उनके खिलाफ कितना एंटी इनकम्बेंसी है वो तो जब चुनाव होगा उस वक्त पता चलेगा। लेकिन आज अमित शाह ने भी उनके लिए सभा की, वोट मांगा, निरंजन राय मिले, तो एक माहौल जो है वो पॉजिटिव दिखने लगा। तो मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी इस परिस्थिति से खुश होंगे। तो मुझे लगता है कि राजकुमार यादव और निजामुद्दीन अंसारी की भिड़ंत और निरंजन राय के मान जाने से जो बाबूलाल के सामने चुनौती थी वो कम हुई है। चलिए, तो ये समीकरण और ये फैक्टर हैं धनवार सीट पर, और देखिए किसका पलड़ा यहाँ भारी होता है। जनता को तय करना है कि जनता किसे चुनती है। अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं और ये है मांडू की सीट। ये भी हॉट सीट है। यहाँ से अब इस बार जेएमएम की कांग्रेस की टिकट पर जेपी पटेल चुनावी मैदान में है, और इसके अलावा प्रत्याशी आरजेएसयू से हैं निर्मल महतो, जो यहाँ जेपी पटेल को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। साथ ही एक ट्रायंगुलर यहाँ पर एक फाइट बनती हुई नजर आएगी। बिहारी महतो जेएलकेएम से चुनावी मैदान में है। तो मांडू का इतिहास क्या रहा है? जेपी भाई पटेल क्या इस बार भी कमाल कर पाते हैं, या फिर जेएलकेएम कैंची किसके वोटों पर चलाता है? रंजन जी, क्या नजर आ रहा है इस बार मांडू? देखिए, अगर आप मांडू की सीट पर बात कीजिए तो 1985 से आप देखिएगा तो यहाँ या तो टेकलाल महतो जीते हैं या जेपी भाई पटेल जीते हैं। एक सिर्फ 2005 का साल था जब खीरू महतो, जो कि अभी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ से चुनाव जीता था। तो ये साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर टेकलाल महतो परिवार का दबदबा रहा है और उनकी पकड़ इस सीट पर रही है।
तो एक बार फिर से जेपी भाई पटेल यहां पर जीत हासिल करना चाहते हैं और जीत का चौका लगाना चाहते हैं। लेकिन निर्मल महतो को पिछली बार थोड़ी कसक रह गई थी। दरअसल पिछली बार बीजेपी आजसू अलग थे, तो जेपी भाई पटेल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और निर्मल महतो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। दोनों आमने सामने थे और वहां पर जेपी भाई पटेल को सिर्फ 2087 वोटों की जीत मिली। तो निर्मल महतो का इरादा है कि ये जो गैप था, जो कि बहुत कम है, उसे पाट दिया जाए। लेकिन जेपी भाई पटेल जो हैं वो इस बार कांग्रेस के टिकट पर हैं। अब अगर आप ये देखिए तो जो टेकलाल महतो जी का वोट रहा है और उसमें अगर आप मुस्लिम वोटर्स को जोड़ दीजिए, क्योंकि जब वो पिछली बार बीजेपी में थे तो मुस्लिम वोटर्स का वोट तो उन्हें मिला नहीं होगा, तो इस बार अगर आप यहां पर मुस्लिम वोटर्स का वोट जोड़ देते हैं जो कि 15.5% है, तो उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर दिखने लगेगी। इसके अलावा पिछली बार एक और चीज हुई थी कि जेएमएम ने जो है जेपी भाई पटेल के बड़े भाई को यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया था, राम प्रकाश भाई पटेल को, और वो भी जो है लगभग 19.25% वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो जो टेकलाल महतो जी का वोट था उसमें भी आप कह सकते हैं कि वो एक बंटवारा हो गया था और यही वजह है कि जेपी भाई पटेल की लीड जो है वो सिर्फ 2000 की रह गई थी। जहां तक जेपी भाई पटेल की बात है, 2011 बाई इलेक्शन में जीते, फिर 2014 में जीते, दोनों बार जेएमएम के टिकट पर, और फिर 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और उसके बाद लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस में शामिल हुए और अब कांग्रेस के टिकट पर ही मांडू से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप मांडू विधानसभा को देखिए तो यहां पर महतो वोटर्स जो हैं वो अच्छी संख्या में हैं, 21.4% आपको आंकड़ों में दिखा रहा है। अब अगर ये 21.4% हैं तो इसके दावेदार भी कई हैं। यहां पर जेपी भाई पटेल भी हैं, यहां पर आपको निर्मल महतो भी हैं और यहां पर जेएलकेएम के बिहारी महतो भी हैं, जो कि पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी भी पूरी कोशिश है कि इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया जाए। तो क्या वो ऐसा कर पाते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन मुकाबला ट्रायंगुलर दिखने लगा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहां पर आजाद समाज पार्टी से नजीर अंसारी भी मैदान में उतर गए हैं। तो वो अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो फिर वो जेपी पटेल के वोटों पर कैची चला सकते हैं, आजाद समाज पार्टी के होकर भी नजीर अंसारी। हालांकि कैची थामकर यहां पर बिहारी महतो हैं और उनकी नजर है कि महतो वोटर्स में से अपना हिस्सा जो है वो निकाल लें। कितना वो निकाल पाते हैं ये महत्वपूर्ण होगा। ये भी महत्वपूर्ण होगा कि कुर्मी वोटों का जो बंटवारा होता है उसमें बड़ा चंक किसे मिलता है। इसके अलावा यहां पर अगर आप एसटी आबादी देखें, जो शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी है आदिवासियों की, वो भी अच्छी है, 19.21%। तो लगभग 20% के आसपास आदिवासी आबादी है और जेपी पटेल यहां पर भी उम्मीदें बांध कर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि चूंकि जेएमएम के वो पुराने सिपाही भी रहे हैं और इसके अलावा अभी वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन है, तो उस वजह से आदिवासी वोटों में बड़ा हिस्सा उन्हें मिल सकता है। तो उनकी उम्मीदें इन चीजों पर टिकी हुई हैं। जबकि निर्मल महतो जो हैं आपको महतो वोटर्स में से अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं और इसके अलावा जो अन्य जातियां हैं ओबीसी की, उनको अपनी तरफ करना चाहते हैं और सामान्य जाति के वोट को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो कौन अपने इरादे में सफल होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो समीकरण अभी फिलहाल बता रहा है उसमें थोड़ा सा एज, स्लाइट एज जो है वो जेपी भाई पटेल को दिखता है। अब ये एज चुनाव के दिन तक बना रहता है नहीं बना रहता ये तो उस दिन पता चलेगा, लेकिन एक अच्छी फाइट आपको मांडू में भी देखने को मिलेगी, जहां पर कि जेपी भाई पटेल, निर्मल महतो और बिहारी महतो के बीच एक ट्रायंगुलर फाइट होगी। वैसे यहां पर संजय मेहता भी चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 32,000 वोटों की लीड मिली थी।
थी। और अभी आप देखेंगे कि निर्मल महतो के लिए मनीष जायसवाल भी कई सभाएं करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो लीड 32,068 वोटों की मिली थी वो मनीष जायसवाल को ही लोकसभा चुनाव के दौरान मिली थी जेपी भाई पटेल के खिलाफ। तो जो निर्मल महतो हैं उन्हें इस बात का भी भरोसा है कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ है वो विधानसभा चुनाव में रिपीट हो। तो जो जेपी भाई पटेल हैं उन्हें अपने समीकरण का भरोसा है। पिछली बार भाई के भी लड़ रहे थे चुनाव, इस बार नहीं लड़ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि जो टेकलाल महतो का वोट है वो एक जगह उन्हें मिलेगा। तो एक दिलचस्प मुकाबला है। समीकरण जेपी भाई पटेल को फेवर कर रहा है। लोकसभा का रिसेंट इलेक्शन रिजल्ट निर्मल महतो को सपोर्ट कर रहा है। बिहारी महतो एक ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उस समय संजय मेहता को 53,000 वोट यहां पर आए थे। तो एक दिलचस्प मुकाबला मांडू में। तो मांडू में त्रिकोणीय फाइट नजर आ रहा है और मांडू की जंग भी बेहद दिलचस्प होने जा रही है। जब ट्रायंगुलर फाइट हो या फिर बहुकोणीय फाइट हो तो मुकाबला अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है। तमाम प्रत्याशी पसीना बहा रहे हैं। जनता को तय करना है कि वो किसके आवादों पर भरोसा करती है। बढ़ते अगली सीट की तरफ है चंदन क्यारी की सीट। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से फिर से नेता प्रतिपक्ष राज्य के रहे अमर बाउरी वो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा जेएमएम से उमाकांत रजक इस बार चुनाव में टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो वहीं जेएलकेएम के अर्जुन रजवार भी चुनावी मैदान में हैं। तो क्या जेएलकेएम का कैंडिडेट यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बना पा रहा है या फिर उमाकांत रजक और अमर बाउरी की आमने सामने की टक्कर है? कैसा मुकाबला यहां पर दिख रहा है रंजन जी? इतिहास क्या रहा है इस सीट का? देखिए, अगर चंदन क्यारी सीट में हम इस बार बात करें तो एक नजदीकी मुकाबला होने की उम्मीद है। और यहां पर अमर बाउरी और उमाकांत रजक के बीच जो मुकाबला है उसको त्रिकोणीय बनाने के लिए जेएलकेएम के प्रत्याशी अर्जुन रजवार पूरा जोर लगा रहे हैं। अगर आप चंदन क्यारी के बारे में जानना चाहें तो 1985 से हम देखें तो यहां पर कांग्रेस एक बार जीतने में सफल रही है, बीजेपी को 2 बार यहां से जीत मिली है, निर्दलीय 1 बार जीते हैं, जेएमएम को भी 2 बार सफलता मिली है, आजसू 1 बार जीता है और जेवीएमपी 1 बार जीता है। पिछले 2 बार से जो नेता प्रतिपक्ष हैं अमर बाउरी वो यहां से चुनाव जीत रहे हैं। 2014 में वो जेवीएमपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में वो बीजेपी के टिकट पर चंदन क्यारी से लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं 9,211 वोटों की। और तब चूंकि बीजेपी और आजसू अलग थे तो यहां से आजसू के प्रत्याशी उमाकांत रजक थे। चूंकि ये बीजेपी की सिटिंग सीट थी तो ये सीट गठबंधन में जो है वो बीजेपी के पास गई और उमाकांत रजक इसी के साथ नाराज हो गए। नाराज होकर उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और फिर उन्हें जो है चंदन क्यारी से जेएमएम ने टिकट दे दिया। हालांकि उनके टिकट से पहले जो जेएमएम के पूर्व प्रत्याशी हैं विजय कुमार रजवार वो भी आए थे, लेकिन बात बनी नहीं। अंततः उमाकांत रजक ही चुनाव लड़ रहे हैं और एक बेहद करीबी मुकाबला चंदन क्यारी में देखने को मिल रहा है। अब ये जो मुकाबला हो रहा है इसके लिए दोनों तरफ से जो है घेरेबंदी की कोशिश है, दोनों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि मतदाताओं को अपने पक्ष में कैसे किया जाए, अपनी बातों से किस तरह से उन्हें सम्मोहित किया जाए। और ये सारी चीज़ देखते हुए अगर आप देखिएगा तो यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी की सभा भी चंदन क्यारी में लगी थी और उस सभा में जो है पीएम जो है जेएमएम पर काफ़ी हमलावर रहे और उन्होंने पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए और उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड हमने बनाया है। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब झारखंड बना था, तो उन्होंने कहा झारखंड हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। लेकिन इन सब के बीच कल्पना सोरेन की भी सभा हुई है और उन्होंने उमाकांत रजक के लिए वोट मांगा है और वो एनडीए पर बरसती दिखी, बीजेपी पर खास करके जो है वो बरसते हुए दिखी हैं। तो जो स्टार प्रचारक दोनों तरफ से हैं उन्होंने अपना काम कर दिया है, उन्होंने अपने अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार किया है। अब जनता किन की बातों से मुतमईन होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यहां पर फिर एक मुकाबला अब जमीन पर आ गया है और ये प्रत्याशियों को ही लड़ना है। अब यहां से जो है
है जातीय समीकरण, बूथ मैनेजमेंट, इन सारी चीजों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि अब चुनाव को ज्यादा वक्त रह नहीं गए हैं। तो इस लिहाज से आप देखिए, चूंकि 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे तो वक्त कम है और अब उसी तरह से तैयारी भी की जा रही है दोनों तरफ से। अगर आप देखें कि यहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो देखिए, चूंकि विजय कुमार रजवार को टिकट नहीं मिला है और मैं जेएमएम के प्रत्याशियों की लिस्ट देख रहा था, तो 2019 में विजय कुमार रजवार थे, 2014 में हारू रजवार थे, 2009 में संतोष रजवार थे, फिर 2005 में हारू रजवार थे और 2000 में भी हारू रजवार ही थे। मतलब कि यहां से रजवार कम्युनिटी से जो है जेएमएम टिकट दिया करता था। लेकिन चूंकि इस बार जो है उमाकांत रजक को टिकट मिला है, तो अब जो विजय कुमार रजवार हैं या जो रजवार कम्युनिटी है वो किस तरह से इस पर रिस्पॉन्ड करती है, ये तो चुनाव के वक्त पता चलेगा। आमतौर पर वो जेएमएम को सपोर्ट करते रहे थे पास्ट में, इस बार अब अर्जुन रजवार हैं तो अब तो ये हो सकता है कि ये वोट अर्जुन रजवार की तरफ जाए। तो यहां पर अगर रजवार वोट जो है अर्जुन रजवार की तरफ जाता है तो वैसी परिस्थिति में उमाकांत रजक को नुकसान होगा, क्योंकि देखिए वो आजसू से आज तक चुनाव लड़ते थे और जो पिछली बार उन्हें लगभग 33% वोट आए हैं। अब इस बात की भी परीक्षा होनी है कि वो जो 33% वोट आए उसमें उमाकांत रजक के कितने वोट हैं और आजसू के कितने वोट हैं, क्योंकि जो आजसू के वोट होंगे वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होंगे और जो उमाकांत रजक के वोट होंगे वो निकलकर चले जाएंगे जेएमएम के पास, क्योंकि उमाकांत रजक अब जेएमएम से चुनाव लड़ रहे हैं। प्लस ये भी देखना होगा कि जो विजय कुमार रजवार को पिछली बार 20.44% वोट आए थे उसमें जेएमएम के वोट कितने हैं और प्रत्याशी के वोट कितने थे, तो अगर वो भी ऐड ऑन होगा तो एक दिलचस्प मुकाबला यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें कि चूंकि उमाकांत रजक आजसू से चुनाव लड़ते रहे थे, तो जो कोयरी कुर्मी का महतो का वोट होता है वो आमतौर पर उमाकांत रजक को ही जाता रहा है। तो क्या वो वोट उनके साथ स्टिक करता है, क्या उनके साथ बना रहता है, या वो वोट वहां से निकलकर जेएलकेएम की तरफ जाता है जयराम के नाम पर, या फिर वो वापस बीजेपी आजसू गठबंधन के नाम पर अमर कुमार बावरी की तरफ आता है। इस पर भी चुनाव परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो चंदन क्यारी में इफ बट बहुत है, दोनों तरफ से जोर जो है वो लगाया गया है। अब इसमें बाजी कौन मारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर ये बात तो है कि अगर इसमें से आजसू के वोट निकल जाएं और जेएमएम में से रजवार के वोट निकलें तो उमाकांत रजक को मेहनत अच्छी करनी होगी। अब हालांकि वो भी वहां से कई चुनाव लड़ चुके हैं तो उनको भी वहां के क्षेत्र की पकड़ है, फिर भी जनता को तय करना है कि इस सीट पर मुकाबला कैसा होगा। चलिए अब अगली हॉट सीट पर हम बात करेंगे। डुमरी है वो सीट, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। चर्चा कर रहे थे अलग अलग हॉट सीटों की, अब बात करते हैं डुमरी सीट की। डुमरी की जंग कितनी दिलचस्प है, क्यों इसे हॉट सीट माना जा रहा है और यहाँ का मुकाबला कितना दिलचस्प है, यह समझने की कोशिश करेंगे। जेएमएम ने बेबी देवी को फिर से यहाँ पर टिकट दिया है। आजसू से यशोदा देवी चुनावी मैदान में है, तो जो यूथ आइकन बने हुए हैं जयराम महतो जेएलकेएम के सुप्रीमो, वो यहाँ से चुनावी मैदान में यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब रंजन जी, डुमरी की जंग इस बार कितनी ज्यादा टाइट फाइट में आप देख रहे हैं, क्योंकि जयराम महतो भी हैं, बेबी देवी भी हैं, जगन्नाथ महतो का पूरा जनाधार है यहाँ पर और वो कितना सपोर्ट बेबी देवी को करता है। इसके अलावा आजसू से यशोदा देवी चुनावी मैदान में, तो मुकाबला कैसा दिख रहा है, समीकरण किसके फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं? देखिए, ये एक सीट है जो वास्तव में हॉट सीट है और अगर इस सीट की आप बात कीजिए तो देखिए ये कुर्मी बाहुल्य सीट है और यहाँ पर जो है लगभग 30% वोटर्स जो हैं वो कुर्मी हैं। लेकिन इस बार स्थिति यह है कि तीनों प्रमुख प्रत्याशी उसी कम्युनिटी से हैं, तो इस वोट में बंटवारा निश्चित है। अब ये जो वोटों का बंटवारा होगा उसमें कौन बड़ा हिस्सा निकालता है, ये बड़ा सवाल है। जगन्नाथ में तो इस क्षेत्र से लगातार जीतते रहे, इनफैक्ट 2005 में जीते, 9 में जीते, 14 में जीते, 19 में जीते, 4 बार वो यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो उनका इस वोट पर एक कब्जा कहिए कि वो था, एक पकड़ इस पर थी। लेकिन जयराम महतो के एंट्री से
उसमें एक सेंधमारी हुई है और खास करके जो यूथ हैं वो जयराम की तरफ आकर्षित हुए हैं और ये चीजें लोकसभा चुनाव में दिखी भी, जब जयराम ने यहां से 90,500 वोट हासिल किए और सभी को चौंका दिया। और आजसू से सीपी चौधरी और मथुरा महतो जेएमएम से थे और वो 35,000 वोटों से यहां लीड करने में सफल रहे। तो एक उनकी पकड़ तो इस पर दिखी है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि अब चूंकि बेबी देवी चुनाव लड़ रही हैं तो क्या उसमें से कुछ वोट निकलकर वापस जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना होगा कि जो यूथ हैं जो कि जयराम के साथ जुड़े हुए हैं, क्या उनको छोड़कर अलग हटेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और जो जयराम वहां सभाएं कर रहे हैं, अगर आप उसे देखिए तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, बहुत ज्यादा लोग उन्हें सुनने आ रहे हैं। अब वो सिर्फ उन्हें सुनने आ रहे हैं या ये वोट में कन्वर्ट होगा, ये परिणाम वाले दिन पता चलेगा या वोटिंग वाले दिन देखने पर एक अंदाज होगा। और अगर वो वोट में तब्दील होता है तब मानकर चलिए कि उन्हें एक बड़ा हिस्सा कुर्मी वोटर्स का जा सकता है। यहां पर जो एक बात है कि जो यशोदा देवी हैं आजसू से लड़ रही हैं, उनका भी कुर्मी वोटों में एक हिस्सा होगा और उनकी कोशिश ये होगी कि जो उन्होंने अभी बाई इलेक्शन में प्रदर्शन किया है बस उसको वो रिटेन कर लें, बना के रखें। चूंकि बाई इलेक्शन में उन्हें 43.73% वोट आए थे, अगर वहां बन के रहा और बेबी देवी और जयराम महतो में वोटों की शिफ्टिंग हुई इधर उधर, तो वैसी परिस्थिति में ट्रायंगुलर फाइट में 42% वोट काफी होते हैं जीत हासिल करने के लिए। तो यशोदा देवी की वो योजना है। दूसरी तरफ जो जयराम महतो हैं और जो बेबी देवी हैं, उनके लिए जीत का फार्मूला ये है कि कुर्मी वोटों में से बड़ा हिस्सा निकालें और साथ में मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ शिफ्ट करें। यहां पर की जो हैं, जो जीत की चाबी होगी वो मुस्लिम वोटर्स के पास होगी, चूंकि उनका जो वोट प्रतिशत अगर आप कहिए जो मतदाता हैं वोटर्स वो 20.6% हैं। इसलिए उनके किस तरफ वो जाते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन यहां पर अब्दुल मोमिन रिजवी भी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बाई इलेक्शन में उन्हें वोट नहीं मिला, लेकिन 2019 में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था। तो बेबी देवी और जयराम दोनों की नजर जो है अब्दुल मोमिन रिजवी पर भी लगी होगी कि वो मुस्लिम वोटों में से कोई हिस्सा ज्यादा न निकालें, क्योंकि फिर उसका नुकसान इन दोनों को होता है। चूंकि जयराम यूथ आइकॉन हैं तो उन्हें कुर्मी वोटर्स का तो वोट मिलेगा ही, उन्हें अन्य कास्ट के युवा वर्ग का भी वोट मिलेगा। क्योंकि जयराम की पार्टी के साथ ये एक है प्लस पॉइंट कि वो किसी कास्ट या किसी रिलीजन में बंद कर नहीं है, तो ये फायदा है कि दूसरे कास्ट या जो दूसरे वोटर है वो इनके में शिफ्ट हो सकते हैं। जो यूथ वोटर्स हैं, खास करके मैं बार बार ये कहता हूं कि यूथ वोटर्स, चूंकि जयराम ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो बातें की हैं, चाहे जो भी स्टूडेंट एजिटेशन हुआ है उसमें हिस्सा लिया है, तो जो यूथ्स हैं वो उनके साथ जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। तो अगर वो जुड़ जाते हैं यूथ हर कास्ट के, तब फिर जयराम की स्थिति आपको मजबूत दिखती है। और चूंकि जब मुस्लिम वोटर्स को अगर ये लग गया कि जयराम इमीडिएट फाइट में है तो वो जयराम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर उन्हें लगेगा कि जो नियरेस्ट राइवल बेबी देवी हैं आजसू से, तो फिर वो बेबी देवी की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये स्थिति वहां पर बनने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो वहां जीत की चाबी मुस्लिम वोटर्स के पास ही होगी, ऐसा मुझे लगता है। अब उसमें कौन बाजी मारते हैं ये वक्त बताएगा। जयराम भी चाहते हैं कि वो डुमरी से रांची विधानसभा तक का सफर तय करें, जबकि बेबी देवी दूसरी पारी खेलना चाहती हैं। अभी मंत्री हैं तो उनका भी कद ऊंचा हुआ है। जगन्नाथ महतो का एक नाम है जो उनके साथ लगा हुआ है। और दूसरी तरफ आपको आजसू से जो हैं वो यशोदा देवी हैं जो पिछला 2 चुनाव हार गई हैं। लेकिन एक समय था कि जगन्नाथ महतो और दामोदर महतो के बीच लड़ाई होती थी। आज दोनों की पत्नियां आमने सामने हैं और एक मुकाबला हो रहा है। और जयराम यहां पर मौजूद हैं जो कि चाहते हैं कि उन्हें अवसर मिले कि वो रांची जो है वो विधानसभा में पहुंचे। कौन अपने इरादे में सफल होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये एक वो सीट है जिसके परिणाम का इंतजार सभी को रहेगा। बिल्कुल, और इसलिए डुमरी बेहद हॉट सीट बनी हुई है। अब इसके परिणाम बहुत कुछ राज्य की राजनीति पर भी असर डालने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली सीट की तरफ, और ये सीट भी कम अहम नहीं है। ये सीट है गोमिया की सीट, जहां से एक बार फिर से
लंबोदर महतो आजसू से चुनावी मैदान में हैं, तो इसके साथ ही योगेंद्र प्रसाद जेएमएम से यहां चुनावी ताल ठोक रहे हैं। पूजा महतो जेएलकेएम की कैंडिडेट हैं। ये गोमिया में 3 कैंडिडेट हैं जिनके बीच में मुकाबला होने की गुंजाइश नजर आ रही है। रंजन जी, गोमिया की फाइट को किस तरह देख रहे हैं? क्या समीकरण यहां पर काम करेंगे? आजसू की कितनी मजबूती और इसके अलावा जेएलकेएम जेएमएम यहां पर कैसे खेलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर गोमिया की सीट को आप देखेंगी तो 2014 को अगर आप छोड़ दें तो यहां पर ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट जो है वो होती है, और वही इस बार भी दिख रही है कि एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर बनती हुई दिख रही है। जो वर्तमान विधायक हैं लंबोदर महतो और जो जेएमएम से चुनाव लड़ रहे हैं यहां पर योगेंद्र प्रसाद और जो जेएलकेएम की प्रत्याशी हैं पूजा महतो, तो इन तीनों के बीच एक ट्रायंगुलर फाइट बनती हुई दिख रही है। यहां पर भी कुछ वैसी ही बात है, चूंकि महतो वोटर्स 22% हैं और तीनों ही प्रत्याशी जो हैं वो महतो ही हैं, तो यहां पर इसमें भी वोटों का बंटवारा होगा। अब इसमें बड़ा चंक किसे जाता है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। पूजा महतो क्या यंग महतो वोटर्स को अपनी तरफ जो है लेकर आती हैं अपने पाले में, या किस तरह से इसका बड़ा हिस्सा किसको जाता है? क्योंकि लंबोदर महतो ने जो है एक बार ये भी मुद्दा उठाया था कि जो कुर्मी हैं उनको एसटी में शामिल किया जाए, क्या इसका फायदा उनको मिलता है? ये तो वक्त बताएगा। दूसरी तरफ योगेंद्र प्रसाद महतो जो हैं वो भी लौटे हैं, उनकी भी इच्छा होगी कि वो एक बार फिर से जीत हासिल करें। यहाँ पर चुनाव जो है वो रोचक बनता चला जा रहा है। आजसू पहले से ही यहाँ पर तैयारी करता हुआ दिखा था झारखंड नवनिर्माण यात्रा के द्वारा, लेकिन योगेंद्र महतो भी एक सशक्त उम्मीदवार हैं, तो इसीलिए आप उनको कमतर नहीं आंक सकते। तो मामला बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। अब इसमें इस बात पर भी निर्भर करेगा कि जो पूजा महतो वोट लेकर आती हैं तो वो किस जाति के वोट को ज्यादा लेकर आती हैं। क्या वो सिर्फ कुर्मी वोटर्स तक ही रह जाती हैं या फिर वो अपना दायरा बढ़ाती हैं? अगर वो दायरा बढ़ाती हैं, महिला कैंडिडेट हैं, क्या महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाती हैं वोट के लिए? तो नुकसान दोनों को होगा या फिर किसी एक को नुकसान देख रहे हैं यहाँ पर? जी, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो किस और जाति हैं इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आप यहां पर देखिए तो जो मुस्लिम हैं वो 13.7% हैं और जो एसटी हैं वो 20.53% हैं। अगर इस तरफ वो बढ़ती हैं तब तो वो नुकसान योगेंद्र प्रसाद को करेंगी। लेकिन अगर आप देखिए कि जो राजपूत हैं या जो वैश्य वर्ग हैं, जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं, उस तरफ वो बढ़ेंगी तो फिर जो है लंबोदर महतो को परेशानी हो सकती है, फिर इनके वोटों पर जो है वो कैंची चला सकती हैं। तो इसलिए एक दिलचस्प मुकाबला जो है गोमिया में बन गया है और यहां पर आप मानकर चलिए कि ये ट्रायंगुलर फाइट ही होगी और यहां पर आपको पूजा महतो एक वोट लाते हुए दिखेंगी। अब वो किसको नुकसान करती हैं ये इसी पर निर्भर करेगा कि उनकी कैची किस तरफ वाले वोटों पर चलती है। लेकिन एक दिलचस्प मुकाबला लंबोदर महतो, योगेंद्र महतो और पूजा महतो के बीच में। अब इस ट्रायंगुलर फाइट में कौन बाजी मारता है इसका पता हमें 23 नवंबर को चलेगा।